नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता चौधरी, तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। आज हम अपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के व्यक्तित्व और भाव पक्ष, कला पक्ष पर थोड़ा के बारे में कुछ जानकारी लें। खड़ी बोली के सर्वप्रथम महाकाव्य प्रणेता पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम महाकवि के रूप में खड़ी बोली भाषा के साहित्य में सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। इन्होंने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम दो युगों भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों के अनुरूप हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि की। हरिऔध ने ब्रज भाषा व खड़ी बोली दोनों भाषाओं में रचना की है और दोनों भाषाओं की रचनाओं में उनका एक ही रूप व्यक्त हुआ है। उनकी कला मूलतः भाव प्रधान थी। भाव प्रधान कविता में कल्पना, वाक् चातुर्य, भाव या भाव जो हैं वह रस के अंग बनकर आते हैं। प्रधानता भाव की होती है। किसी भी कवि हरिऔध का भाव पक्ष पढ़ लेते हैं हम पहले। किसी भी कवि की सफलता उसके भाव पक्ष की उच्चता पर निर्भर करती है। यह ठीक है, कला पक्ष के अभाव में भाव पक्ष की उच्चासयता ही कवि को महाकवि बनाती है। हरिऔध जी में भाव की प्रधानता है। पंत की कविता में कल्पना की प्रधानता है। जैसे उन्होंने सुंदर से सुंदर कल्पना से चित्रों की सृष्टि की है और सुमित्रानंदन ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने कल्पना व भाव वर्ण प्रधान विषय को चुना है। जिन्होंने जिस वस्तु या विचार का वर्णन किया उसी में अपनी कल्पना शक्ति की उच्चासयता का परिचय दिया। हरिऔध जी में भी यह कल्पना शक्ति है। इनका वाक् चातुर्य देखिए। काव्य गुणों में वाक् चातुर्य भी महत्वपूर्ण है। बात को चतुरता पूर्वक कहना ही कवि की कुशलता को दर्शाता है। जिस प्रकार से उर्दू का कवि जिस ढंग से हरिऔध जी बात करते हैं उसी ढंग से अगर उर्दू का कवि इस बात को कहता है तो श्रोताओं के मुख से बरबसी वाह वाह निकल पड़ती है। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास में यही कला उनकी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर प्रकृति को स्त्री दूत के रूप में हरिऔध ने कितनी कुशलता से चित्रित किया है। इसके लिए देखिए, तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है, मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, ऐसे ही है भगिनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। इस छंद में राधा की व्यथा तथा उसके द्वारा वायु के माध्यम से कृष्ण तक संदेश भेजने के कथ्य में वाक्पटुता का छाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। अब देखिए समन्वय है ना, समन्वय की कला जो है कवि में किस प्रकार से है। हरिऔध जी के काव्य में भाषा, शैली, विषय की विविधता तो है ही, पर इस विविधता में भी एक समन्वय दिखाई पड़ता है। भाषा की दृष्टि से ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों पर उनका अधिकार है। उन्होंने क्लिष्ट तथा सरल दोनों प्रकार की शैली में कविता की है। हिंदी में संस्कृत के छंदों को सफलतापूर्वक अपनाया है। उर्दू की शैली पर भी सुंदर कविता की है। शैली की दृष्टि से वे मुक्तकार और प्रबंधकार दोनों ही हैं। राम और कृष्ण में भी उन्होंने आदर्श और यथार्थ का समन्वय दिखाया है। राम, कृष्ण, राधा, सीता को भी लोक कल्याण और मानव सेवा में उन्होंने रत दिखाया है। इस प्रकार प्राचीन विषयों को अपने समय के नवीन भावों में भरकर और भी अधिक उन्होंने महत्वपूर्ण बना दिया है। अब देखिए ब्रज भाषा से खड़ी बोली की ओर वह किस प्रकार से उन्होंने अपनी कथ्य को, विषय को मोड़ा है। पहले हरिऔध जी ने ब्रज भाषा में कविता की, किंतु द्विवेदी युग का उन पर प्रभाव पड़ा और वे खड़ी बोली की ओर झुके। उन्होंने खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा। खड़ी बोली को क्लिष्ट और सरल दोनों रूपों में उन्होंने अपनाया और संस्कृत निष्ठ हिंदी में भी काव्य रचना की और बोलचाल की भाषा में भी उन्होंने काव्य रचना की है। हरिऔध जी के काव्य में भावना की सच्चाई है। हरिऔध जी ब्रज के गोपी
और गोपजन की भांति स्वयं विरही थे। वो अपनी पत्नी की मृत्यु देख चुके थे, पुत्रहीन थे। इन दुखों की अनुभूति प्रवास और वैदेही वनवास दोनों में स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने दुख का वास्तविक अनुभव किया था। इसलिए उनके काव्य में बनावटीपन बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है। छायावादी कवियों में भावना की सत्यता ऐसी नहीं जैसी सूर, कबीर और मीरा में है। इसी कारण इन कवियों की सी सत्य भावना आधुनिक छायावादी और रहस्यवादी कवियों में नहीं पाई जाती है। हरिऔध जी जब शोक वर्णन करते हैं तो ऐसा नहीं जान पड़ता है कि वे कविता लिख रहे हैं। ऐसे अवसर पर वे पंत प्रसाद गुप्त और महादेवी को भी पीछे छोड़ जाते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य में यदि किसी को भी रुलाने की शक्ति है तो केवल हरिऔध के प्रिय प्रवास में है। भावना की सच्चाई के कारण ऐसा ही संभव हो चुका है। जैसे हरिऔध जी भुक्तभोगी थे, मतलब उन्होंने सब महसूस किया था। अतः शोक के स्थलों पर भावना की सच्चाई साकार रूप धारण कर लेती है। जैसे प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है ना। अब देखो कवि जो हरिऔध जो थे, हरिऔध की जो काव्य भावना है बहुत ही उदार है। हरिऔध जी के भाव पक्ष को देखते हुए उनकी उदार सहिता के दर्शन होते हैं। कवि सर्वत्र नैतिकता को बनाए रख सकता है। उनका नैतिकता का गुण जो था सबसे श्रेष्ठ था। वह दिव्य गुणों को मनुष्य हृदय में जगाना चाहता है। उनका काव्य एक ओर तो शोक सागर में डूबा रहता तो दूसरी ओर उच्च नैतिकता के शिखर पर पहुंच जाता है। कवि मानो अपने काव्य के माध्यम से जनता का सामाजिकरण करना चाहता है। कवि कहीं भी अश्लीलता, अशिष्टता और गंदगी को नहीं आने देता है। इस प्रकार हरिऔध जी की काव्य कला साधु कला है। हरिऔध जी के मन वचन कर्म के हरिऔध जी ने मन वचन और कर्म को सामंजस्य पर बल दिया है। उच्चाशयता व उदासयता इनकी इतनी अधिक है कि एक सीमा पर आकर चोट भी करने लगती है। जैसे यशोदा की कृष्ण के प्रति अभिव्यक्ति एवं वात्सल्य प्रेम की उदारता इस यहाँ पर दिखता है। जैसे हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, हा मेरे दुलारे, हा शोभा के सदन सम, हा रूप लावण्य वाले, हा बेटा, हा हृदय धन, हा नेत्र तारे हमारे। इस प्रकार से यहाँ पर सदासहिता दिखाई देती है। अब श्रृंगार वर्णन देखिए हरिऔध का, वो भी बहुत ही सुंदर है। कहा जा चुका है कि हरिऔध जी शोक नामक भाव के कवि हैं। कवि ने प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास में विप्रलंभ श्रृंगार का ही वर्णन किया है। इसका स्थायी भाव रति है। इसमें प्रिय परदेश चला जाता है तो प्रियजन रति का वर्णन करते हैं, और जब नहीं लौटता है तो वह शोक का भाव बढ़ जाता है। ऐसी दशा में विप्रलंभ श्रृंगार का वर्णन ही रहता है। और शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास में विप्रलंभ श्रृंगार का ही काव्य, उसी का अधिक वर्णन इसमें किया है। और रति जो दुख होता है या जो शोक होता है, जो विरह होता है, वह रति जो है शोक में बदल जाती है। इसीलिए करुण रस का प्रवाह बहने लगता है। इस प्रकार प्रिय प्रवास करुण रस का काव्य बन जाता है। विप्रलंभ श्रृंगार के वर्णन में हरिऔध जी बड़े ही निपुण थे। वियोग की दशा की पूर्ण अभिव्यक्ति इन्होंने इसमें की है। जैसे रो रो चिंता सहित दिन को राधा थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जलद वपु को हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वृद्धता थी। वियोग वर्णन में कवि ने केवल शास्त्रीय नियमों का ही पालन नहीं किया, अपितु राधा, यशोदा आदि के हृदय की व्यथा की अभिव्यंजना भी की है। राधा पवन के द्वारा अपनी दशा का संदेश कृष्ण के पास भेजती है। इसमें विरहावस्था के सुंदर चित्र उपस्थित कर दिए हैं कवि ने।
हरिऔध जी ने वियोगावस्था में पात्रों के मानस के अंतर्द्वंद का भी सफल चित्रण किया है। कृष्ण के उत्साह का भी वर्णन किया है। राम कलश तथा स्फुट कविताओं में कवि ने संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है, पर कवि को मुख्य रूप से विप्रलंब और शोक श्रृंगार में ही सफलता प्राप्त हुई है। प्रकृति चित्रण देखते हैं हरिऔध जी का। हरिऔध जी के काव्य में प्रकृति को बड़े ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। कहीं इनका प्रयोग लोक शिक्षा के लिए किया गया है, तो कहीं पर प्रकृति को सुख दुख में साथ दिखाया है, कहीं यह उद्दीपन का कार्य करती है, कहीं प्रकृति की नग्न माधुरी का चित्रण भी किया है। कवि ने बहुत ही व्यापक रूप में इनको प्रस्तुत किया है। जैसे देखिए, संध्या का वर्णन। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखाओं पर थी अविराजती, कमलनी कुछ वल्लभ की प्रभा। इसी प्रकार से यशोदा जी की दयनीय दशा को देखकर रजनी भी रोने लगती है। विकलता लख के ब्रज देव की रजनी भी करती अनुताप थी, निपट नीरव ही मिस ओस के नयन से गिरता वह वारु था। हरिऔध जी ने कालिदास के मेघदूत की भांति पवनदूत की भी कल्पना की है। विरहिणी राधा पवन के द्वारा अपना संदेश भेजती है, और यह पवनदूत में बहुत ही सुंदर अभिव्यंजना इसमें कवि ने की है। रस योजना। हरिऔध जी के काव्य में श्रृंगार, करुणा, वात्सल्य रस तो अभिव्यक्ति हुई है, और रस कलश श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इनकी रचना ब्रजभाषा में ही की गई है। इसमें रीतिकालीन कवियों का सा वर्णन कवि ने नहीं किया है। नायिका भेद भी वर्णन है। इसमें इन्होंने बिल्कुल नए ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी जो नायिकाएं हैं, लोक सेविका, पति प्रेमिका और परिवार प्रेमिका हैं, और उनमें वासना की तीव्र गंध भी नहीं है। वे प्रेम और सौंदर्य की नायिकाएं हैं। प्रिय प्रवास में यशोदा का विलाप करुण रस की सरिता को प्रवाहित करता है। ग्रह ग्रह अकुलाती गोप की पत्नियां हैं, पथ पथ फिरते हैं ग्वाल भी उन्मना हो, जिस कुंवर बिना में हो रही अधीरा, वह छवि खनिक शोभी स्वच्छ हीरा कहाँ है। इस प्रकार से कवि ने प्रिय प्रवास का अंत शांत रस में किया है, वैदेही वनवास का अंत करुण रस में किया है। अब हम इनका कला पक्ष देखते हैं। हरिऔध जी का कला पक्ष भी भाव पक्ष की भांति ही पुष्ट है। उसमें भी एक नवीनता है। अलंकार, छंद, भाषा शैली आदि सभी दृष्टियों से हरिऔध जी ने एक नवीनता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने हिंदी काव्य जगत में क्रांतिकारी नवीनता को प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने क्रमबद्ध रूप से अलंकारों का वर्णन काम में लिया है। उनको अलंकार प्रियता का होना उनमें स्वाभाविक ही है कि रस कलश में अलंकारों का क्रमबद्ध निरूपण किया है। अलंकारों की योजना के लिए भी कवि को अपनी कल्पना शक्ति से काम लेना पड़ेगा। हरिऔध जी के काव्य में अलंकारों की भरमार तो नहीं है, लेकिन स्वाभाविक प्रयोग किया है। उनकी भाषा शैली ब्रजभाषा, खड़ी बोली समान रूप से उसमें प्रयुक्त हुई है, पर वो जिस कौशल के साथ में संस्कृतनिष्ठ भाषा लिखते हैं, उतने ही कौशल के साथ में वे सरल भाषा भी लिखते हैं। इसलिए उनके काव्य में ब्रजभाषा, सरल खड़ी बोली और सरल भाषा का रूप भी दिखाई देता है। इस प्रकार से हरिऔध जी ने क्लिष्ट भाषा भी उनको दिखाई देती है। उर्दू की बोलचाल भाषा के चौपदे भी लिखे हैं, और इसमें चलती सुई चटकदार भाषा है। जैसे नहीं मिलते आँखों वाले, पड़ा अंधेरे से पाला है, कलेजा किसने कब थामा, देख छिलते दिल का छाला। इस प्रकार से भाषा शैली तथा छंद की दृष्टि से भी वे एक सफल कवि हैं। उनका व्यक्तित्व आधुनिक युग में महान है। हरिऔध जी को आधुनिक खड़ी बोली का सूरदास मानते हैं।
जिस प्रकार सूरदास वात्सल्य और रति का वर्णन में मध्यकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, उसी प्रकार आधुनिक युग में वात्सल्य व विप्रलंब श्रृंगार के उपाध्याय जी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास खड़ी बोली के सबसे पहले महाकाव्य हैं। हरिऔध जी द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। गुप्त जी के साकेत और यशोधरा के बाद रचे गए काव्य हैं। हरिऔध जी के पश्चात गुप्त जी का श्रेष्ठ स्थान है। आधुनिकतम विचारों को काव्य में लाने का सर्वप्रथम श्रेय उन्हीं को जाता है। कालचक्र के अनुसार हरिऔध जी आधुनिक हिंदी के सर्वप्रथम महाकाव्यकार हैं। थैंक यू।